कभी सोचा है कि आज से कोई 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से पता है सदियों आगे थी। मतलब एक ऐसा समाज जिसके शहर इतने जबरदस्त थे कि आज के शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। तो आज हम उसी कांस्य युग के बहुत ही रहस्यमयी और उन्नत समाज हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस छोटी सी पर बेहद जरूरी चीज से। ये है एक हड़प्पाई मोहर। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली भी है। अब सवाल है क्यों? अरे क्योंकि इस पर जो लिखा है ना, उसे आज तक कोई भी पढ़ ही नहीं पाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम उनकी लिखाई ही नहीं पढ़ सकते, तो फिर हम उनके बारे में इतना कुछ जानते कैसे हैं? बस यहीं से हमारी असली पुरातात्विक जासूसी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां इतिहास को शब्दों से नहीं, बल्कि पीछे छूट गई चीजों से जोड़ा जाता है। तो हमारी इस छानबीन का पहला कदम क्या है? आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट बिना लिखी हुई चीजों के, सिर्फ सुरागों के दम पर एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया को कैसे सामने लाते हैं। देखिए, इसके लिए पुरातत्वविद एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, संस्कृति। पर यहाँ इसका मतलब वो गाना बजाना या आर्ट वाला नहीं है। नहीं, आर्कियोलॉजी में संस्कृति का मतलब होता है कुछ खास चीजों का एक ग्रुप जो एक ही जगह और एक ही टाइम पीरियड में बार बार मिलती हैं। और समझिए, यही वो धागा है जो बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ के एक पूरी सभ्यता की तस्वीर बना देता है। तो फिर हड़प्पा की पहचान क्या थी? वो थीं ये चीजें, वही रहस्यमयी मोहरें, खूबसूरत मनके, एकदम सटीक वजन वाले बाट, तेज धार वाले पत्थर के ब्लेड और एक खास साइज में बनी पकी हुई ईंटें। ये सिर्फ मामूली चीजें नहीं हैं, ये सबूत हैं एक ऐसी कल्चर का जो हजारों किलोमीटर में फैली थी, लेकिन फिर भी एक जैसी थी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमें ढूंढना क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी बड़ी थी। मतलब क्या ये कोई छोटा मोटा राज्य था, या फिर हम एक बहुत बड़े साम्राज्य की बात कर रहे हैं? और इसका जो पैमाना है ना, वो सच में हैरान कर देता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव इतना ज्यादा था कि अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। ये आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इस सभ्यता का जो सबसे बेहतरीन दौर था, जिसे हम विकसित हड़प्पा काल कहते हैं, वो था लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय। यही वो टाइम था जब ये सभ्यता अपनी पीक पर थी और जब उन्होंने अपने वो बड़ी बड़ी सुनियोजित शहर बनाए थे। अब जरा ये आंकड़े देखिए, ये कहानी को और भी मजेदार बना देते हैं। जैसे चोलिस्तान का रेगिस्तानी इलाका है। शुरुआती दौर में वहां सिर्फ 37 बस्तियां थी, ठीक है, लेकिन विकसित हड़प्पा काल आते आते उनकी संख्या बढ़कर 136 हो गई। सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त एक्सपेंशन था, एक तरह का पॉपुलेशन बूम था। चलो ठीक है, एक बड़ी सभ्यता का नक्शा बना लेना तो एक बात है, लेकिन उन शहरों के अंदर की जिंदगी कैसी थी? और सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे लोगों का पेट आखिर भरता कैसे था? मतलब सोचिए, हजारों लोगों की आबादी वाले इतने वेल प्लान्ड शहरों के लिए अनाज और बाकी खाने पीने का सामान आता कहाँ से था? इसका जवाब हमें मिलता है जमीन में दबे छोटे छोटे सुरागों से, जले हुए अनाज के दाने। और ये दाने बताते हैं कि हड़प्पा के लोगों का मेन्यू काफी जबरदस्त था। गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल और गुजरात की तरफ तो बाजरा भी मिला है। ये एक तरह की एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थी जिसने उनके शहरों को जिंदा रखा। और मिट्टी का बना ये छोटा सा बैल, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये बताता है कि हड़प्पा के लोग खेती के लिए जानवरों की ताकत का इस्तेमाल करना जानते थे, मतलब वो हल चलाना जानते थे। लेकिन जो सबसे पक्का सबूत है, जिसे कहते हैं ना स्मोकिंग गन, वो मिला कालीबंगन में। यहाँ पर पुरातत्वविदों को हजारों साल पुराना असली का जूता हुआ खेत मिला है। मतलब इससे बड़ा और पक्का सबूत क्या हो सकता है उनकी एडवांस फार्मिंग का? और इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से जो भी एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ, उसी ने उन शहरों की नींव रखी जो अपने आप में इंजीनियरिंग के कमाल थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सबसे मशहूर हड़प्पाई शहर मोहनजोदड़ो। यहाँ एक तरफ शहर का नक्शा है और दूसरी तरफ उसकी असल तस्वीर। ध्यान से देखिए, सड़कें और गलियां एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न में बनी है,
जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जबरदस्त मास्टर प्लान का नतीजा था। ये पूरा शहर भी साफ साफ 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग, जो छोटा था और ऊंचाई पर बना था, शायद ये खास लोगों या पब्लिक फंक्शंस के लिए था। और दूसरा था निचला शहर, जो बहुत बड़ा था, जहां आम लोग रहते और काम करते थे। ये बंटवारा भी हमें उनके समाज के बारे में काफी कुछ बताता है। और अब एक ऐसी बात बताता हूं जो सच में हैरान कर देगी। पूरे हड़प्पा इलाके में, चाहे कोई बड़ा शहर हो या छोटा सा गांव, हर जगह जो ईंटें इस्तेमाल हुई, उनका रेशियो एक ही था। लंबाई ऊंचाई से 4 गुना और चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी। ये दिखाता है कि कोई तो पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी थी, या फिर उनके कल्चरल स्टैंडर्ड्स कितने मजबूत थे। जो शुरुआती पुरातत्वविद थे, उनमें से एक अर्नेस्ट मैके हड़प्पा की एक और चीज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा, ये यकीनन अब तक खोजी गई सबसे मुकम्मल प्राचीन प्रणाली है। और जानते हैं वो किस चीज की बात कर रहे थे? उनके ड्रेनेज सिस्टम की। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसा सिस्टम जहां हर घर के बाथरूम की नाली बाहर गली की ढकी हुई नालियों से जुड़ी थी, और उन नालियों की सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल भी थे। ये पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल था जो दुनिया में हजारों सालों तक कहीं और देखने को नहीं मिला। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनकी कमाल की तकनीक देख ली, लेकिन अब वापस चलते हैं उसी एक रहस्य पर जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। और ये मोहर एक बार फिर हमारे सामने है। देखिए, आर्कियोलॉजी ने हमें उनके शहरों, उनकी खेती, उनके रहन-सहन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन हड़प्पा के लोगों के अपने शब्द, उनकी खुद की कहानी, वो तो आज भी इस लिपि में कैद हैं। तो आखिर में सवाल तो यहीं रह जाते हैं, उनकी राजनीति कैसी थी, वो पूजा किसकी करते थे, उनका समाज कैसा था? इन सारे सवालों के जवाब और ना जाने कितने ही और रहस्य बस इस इंतजार में है कि कब ये लिपि पढ़ी जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसके अभी कई पन्ने पलटे जाने बाकी हैं।